अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। हसीन, आपके सामने आज कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स रखेंगे। इससे पहले आपको ये बताएं कि खैर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़रा, साबिक़ सूबाई वज़रा जाते जाते जो वो कहते गए कि दोबारा वो आएंगे और वो बहुत खुश फील कर रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं कि वो उन्होंने बड़ी अच्छी हुकूमत करी है, तो उसके बारे में आपको कुछ ऐसे तल्ख़ हक़ाइक़ रखेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूबे को कहाँ छोड़ कर गए। पहले आपको जरा सुनाते हैं कि तैमूर झगड़ा साहब और दीगर वज़रा ने जो बात की मीडिया से, तो उन्होंने क्या कहा। लेट्स से दिस आल्सो कि क्या कहा था। लेट्स से दिस। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत छोड़ के जा रहे, सर फ़ख्र से बुलंद है, लेकिन खैर है ज़्यादा खुश ना हो जाइएगा। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और वील बी बैक। हमने इंशाल्लाह जल्दी वापस आना। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान को 10 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं, उन पे जो एतमाद है, क्योंकि पहली बार तारीख़ में खैबर पख्तूनख्वा ने वो तरक्की की है जो पाकिस्तान के क़याम के बाद, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बनने के बाद कभी नहीं की। वो सफ़र हमने जारी रखना है। तो ये जो सफ़र है नाज़रीन, ये सफ़र कैसा रहा, ये कुछ आपके सामने तल हक़ाइक़ रखते हैं। आपके सामने जो प्रोविंशियल ट्रांसफ़र्स हैं खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वफाक से हुए, उनकी तफसीलात, सूबा कितना टैक्स खुद कलेक्ट करता था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, वो तफसीलात, साथ साथ कितना जो टैक्स था ऐसा जो कि सूबे को दूसरी सूरतों में यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलता था, और ये कि कर्ज़ों पर इन्हिसार कितना था, कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। यानी ये अगर आप इस टैक्सेशन के नंबर्स देख सकें तो इसके मुताबिक सूबे को पिछले माली साल में भी तकरीबन 420 अरब रुपए वफाक ने ट्रांसफर किए थे। इस साल से पिछले माली साल में ये अमाउंट तकरीबन 380 अरब थी, यानी इसके अंदर एक इजाफा हुआ। सूबे के अपने टैक्सेस की बात करें, जिस बारे में ये कह रहे हैं कि हम बहुत, और ये खुद वजीर खजाना झगड़ा साहब रहे हैं कि हम बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं आज के दिन, तो इन्होंने जो टैक्सेस कलेक्ट किए वो 34 अरब रुपए बनते हैं। यानी पूरा जो सूबा टैक्स कलेक्ट करता था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी जो कुल हजम था वो 34 बिलियन रुपीस था, जो पिछले साल तकरीबन 25 अरब रुपए था। तो यानी 34 अरब रुपए जो टोटल सूबे का कलेक्शन था अपना टैक्सेस का। इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू से तकरीबन 100 अरब रुपए और दीगर ग्रांट्स और एड और फिर कर्जों पर भी इन्हिसार था। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 22% ऐसा था जो सूबा खुद कलेक्ट कर पा रहा था। यानी अगर खुद मुख्तारी के तौर पर बात की जाए, खुददार बजट की बात की जाए, तो पख्तूनख्वा सूबे को बिल्कुल भी खुद मुख्तारी नसीब ना हुई। वफाक से अलबत्ता जो शेयर था वो बढ़ता गया। 420 अरब रुपए साबका पिछला माली साल में भी इन्होंने इस वक्त हासिल किए। इसके अलावा कर्जों पर इन्हिसार में तकरीबन 218% का इजाफा हुआ। ये इस तरह इजाफा हुआ कि पिछले माली साल में जो डेट फाइनेंसिंग थी वो 30 अरब थी, तो इस साल वो बढ़कर तकरीबन 98 अरब रुपए तक पहुंच चुकी थी। अगर आपके सामने हम कुछ ऑडिट पैरास रखते चले, इन ऑडिट पैरास के मुताबिक जो ऑडिटर जनरल ने ऑब्जर्वेशन दी कि द अबव फिगर्स, यानी जो फिगर्स मैंने भी आपके सामने रखे हैं, ये दे डिपिक्ट दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोविंस हैज बीन इनएफिशिएंट बिकॉज द रिसीव्ड targets were not only met and only 22% of the total receipts were obtained from own sources, including only 34 billion rupees from direct and indirect taxes. इसके अलावा which is only 17% of the province own receipt and 4% of the total receipts of 905 billion rupees. तो अगर देखा जाए तो सूबे की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उस पर तनकीद ऑडिटर ने भी अपनी रिपोर्ट में की। पता नहीं किस बात पर फख्र ये वज़रा महसूस कर रहे हैं, ये कौन सी ऐसी खुशी है जो इन्होंने अचीव किया, इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है जिस बुनियाद पर इतने खुश नजर आ रहे हैं कि हम बड़े अच्छी तरीके से जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करके। 34 अरब रुपए का टैक्स ये सूबा कलेक्ट करता है आगे, यानी इसको खुद इन्हिसार बना ही नहीं सके सूबे को, सब जिम्मेदारी वफाक के ऊपर डाल दी, बोझ वफाक के ऊपर डाल दिया, और फिर कह रहे हैं जी कि हम बड़े खुशी से जा रहे हैं और बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं आज के दिन। मैं इसी स्टोरी से प्रोग्राम का आगाज करता हूं। समर विलोद साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी की तर्जुमान है। भाई आप फरमाएं, क्योंकि ये नंबर्स तो बड़े अलार्मिंग हैं, यानी अपने तौर पे तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन खुशी ऐसे थे और बजट खुददार बजट नाम का देते थे, सारा इन्हिसार वफाक के ऊपर था। इन्होंने तो 34 अरब रुपए होते क्या है अगर देखा जाए तो फिगर्स वाइज, बस वो टैक्स कलेक्ट किया था इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए जी, सबसे पहले तो अगर जो वज़रा साहिबान ने कल अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है और अपनी लास्ट डे की वीडियोस बना के इन्होंने पोस्ट की है,
उन वीडियोस के नीचे जब आप कमेंट्स पढ़ लेंगे, उनके अपने वर्कर्स के कमेंट्स पढ़ लेंगे, जिनकी डीपी में वही खुददार बजट वाला वो मुक्के वाली तस्वीर है, तो आपको पता चल जाएगा कि खुशी की वजह ये थी कि हर बंदे ने 100-150 दफ़ा ज़रब देके अपनी माली हैसियत को इंक्रीज़ कर लिया है। लोगों के ऊपर स्पेसिफिक उनके अपने वर्कर्स इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जिनकी एक आटे की दुकान थी उनकी 2 फ्लावर मिलें बन गई हैं, जिनका रेंट का घर था उन्होंने बड़े आलीशान बंगले ले लिए हैं, वो अपनी जेबें भर के और सूबे को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करके तबाहकुन हालत में मिसगाइडेड अपने जो ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनका एक खिलार छोड़ के और सिक्योरिटी का इंतहाई मेस छोड़ के जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस फोर्स है वो इंतहाई डीमोरलाइज्ड है, उनके ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, ना उनको कोई ओन कर रहा है ना उनको कोई डिफेंड कर रहा है। हमारी लॉयर कम्युनिटी जो है इंतहाई डीमोरलाइज्ड है। पिछले 6 हफ्तों में 2 सीनियर वकला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर शहीद कर दिए गए हैं। पहली दफ़ा तो हादसा हो गया, दूसरी दफ़ा ये नेग्लिजेंस है कि लतीफ़ अफरीदी जैसे एक सीनियर वकील हमसे ज़ाया हो गए क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो अपना काम नहीं कर सक रही थी। और अगर आप टैक्सेशन की जो बात कर रहे हैं, एक उसमें ये कहते हैं कि समर साहब आपका लिंक हम डिस्कनेक्ट हुआ है, समर बिलो साहब से हम रब्ता बहाल करते हैं। नाज़रीन आपको हम ये बता रहे हैं जो एस्टॉनिशिंग और अलार्मिंग आपके सामने रख रहे हैं कि टैक्सेशन के हवाले से सूबे ने जो दावे किए वो क्या थे और असल में क्या था। हक़ाइक़ ये थे कि वफाक पर सारा का सारा इन्हिसार था, कर्जों पर इन्हिसार में इजाफा हुआ था 218% से 1 साल के दौरान। ऑडिटर जनरल ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा कि सूबे की फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंतहाई नाकिस है, इंतहाई नाकिस है। और ये भी कहा जी कि सूबे के जो ट्रांसफर्स हैं उसके अंदर हमने देखा इजाफा हुआ है, लेकिन सूबाई जो टैक्स कलेक्शन मशीनरी है उसकी नाकिस कारकर्दगी रही जो कि टैक्सेस 34 अरब तक लेकर आ चुकी है। ये भी हमने देखा कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मजीद इंकशाफात सूबे की माली मैनेजमेंट के हवाले से भी हुए, जिस पर हम प्रोग्राम में बात भी करें। समर साहब आप फरमा रही थी, आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुई थी, आपकी आवाज़ आप कह रही थी कि 2 सीनियर वकला जो है वो हमने खो दिए और सूबे में अमन अमान की बड़ी बदतर हालात है, और फिर आप टैक्सेशन पर आई थी, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा समर साहब। टैक्सेशन इन्होंने जो ताजिर हैं, पेशावर की जो डॉक्टर्स हैं, इनको एक बंदे के ऊपर 3 टैक्स लगाए हैं। प्रोफेशनल टैक्स अलग लगाया है, VAT अलग लगाया है, इनकम टैक्स अलग लगाया है। डिस्पाइट दैट टैक्स के फिगर्स इनके इतने खराब हैं। और फिर खान साहब अपनी इन्होंने धन मचा लिया था, धन के साथ ही कर। अच्छा समझ साहब, आप अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है हमें, मैं कोशिश करते हैं हम एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद ताकि आपका पैगाम, आपकी आवाज़ आवाम तक पहुंच भी सके। और मौलाना अवैस नूरानी साहब भी साथ मौजूद है, SAPM भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन कुछ अहम स्टैटिस्टिक्स फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं कि सूबे की माली सूरत हाल क्या रही। खैर पख्तूनख्वा के 34 अरब रुपए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट हुए पिछले माली साल में। सारा इन्हिसार वफाक के ऊपर रहा। वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 420 अरब रुपए के ट्रांसफर्स फेडरल गवर्नमेंट ने किए। इसके अलावा कर्जों पर इन्हिसार रहा, ग्रांट्स एड्स पर इन्हिसार रहा, और सूबे का मजमूई जो आपका नॉन टैक्स या टैक्स रेवेन्यू है वो 22% रहा। यानी और फिर ये जो गुजरा निकले कल, तो वो कहते हुए गए कि हम बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हम अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमने सूबे को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये वो माली सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल ये कह रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंतहाई नाकिस रही, तो सूबे की माली हैसियत से कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। ये ऑडिटर जनरल भी इस पर एतराज कर रहे हैं। मैं अवैस नूरानी साहब को भी खुशामदीद कहूं प्रोग्राम में। समर साहबा क्योंकि इस पर बात की तो उनकी बात कंटिन्यू नहीं हुई थी, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं हुई थी। समर साहबा ये फरमाइएगा टैक्सेशन के बारे में आप कुछ बता रही थी सूबे के। देखिए जी, जो खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर कम्युनिटी है, जो छोटे दुकानदार, स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो कहते हैं कि हम पे इस हुकूमत ने एक वक्त पे 3 टैक्स लगाए थे। प्रोफेशनल टैक्स भी लगाया था, दुकानदार पे भी प्रोफेशनल टैक्स लगा था, VAT भी लगा था, इनकम टैक्स भी लगा था, सेल्स टैक्स भी लगा था। और डिस्पाइट दैट इनकी इतनी पुअर टैक्स कलेक्शन है क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो एक
अपने वो बयानबाजी के लिए एक चीज़ तो कर दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और जितनी करप्शन इनके सिस्टम में थी, हर चीज़ के लिए ब्राइब दी जा रही थी, हर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के लिए एक रेट सेट हुआ था। आप देख लें कि पेशावर में कितनी ज़्यादा आखिर मद में पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र्स हुई है। आखिरी एक महीने में इनको पता था ये जा रहे हैं, हर पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर इन्होंने पैसे लिए हैं। हर महकमे में मिनिस्टर्स ने अपने हल्के के लोगों को स्टफ़ किया है। ये यहाँ पे हुक्मरानी करने नहीं आए, ये यहाँ पे अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने आए हैं। सबका फोकस ज़मान पाक में अपना मैसेज पहुँचाना था, अपनी विजिबिलिटी दिखानी थी। और यहाँ तक कि हमारी पुलिस के इतने शोहदा की आजकल जनाजे हो रहे हैं, कैबिनेट से और चीफ मिनिस्टर साहब उसी सड़क में रहते हुए किसी नमाज जनाजा में शिरकत तक नहीं करते थे। ये तो इनकी अदम दिलचस्पी थी सूबे के जो मामलात हैं उनके मुतालिक। अच्छा, आपने क्योंकि जिक्र किया पुलिस का, तो मैं शौक हो गया था ये आखिरी जो इनका एजेंडा था कैबिनेट मीटिंग का। और मैं नोए साहब आपकी भी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये हुकूमत जा रही थी और जाते जाते उन्होंने जो अपना मीटिंग कॉल की थी कैबिनेट की, तो उसके एजेंडे के अंदर उन्होंने जो हाईवे अथॉरिटी है उसका बजट भी रखा हुआ था, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी रखी हुई थी उसके एजेंडे में। उन्होंने सारे लग रहा था पूरे साल के कानून भी रख दिए थे, पॉलिसीज रख दी थी अर्बन फॉरेस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लॉज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, इसके अलावा प्रेस क्लब्स के लिए फंड अलग रख देती है। तो ये जो इनका एनुअल बजट था वो भी उसी इजलास से मंजूर हो गया। ये जो एजेंडा है लास्ट मीटिंग का, ये तो अपने आप में एक नैप केस लगता है मुझे नूरानी साहब, कि एक जाते जाते आपने ऐसा लगा कि आपने सारे फैसले 5 साल या 10 साल के एक दिन के अंदर करके आप चले गए। और इनकी हैसियत क्या है और क्या इन पे कोई इंक्वायरी होगी कि किस तरह ये फंड्स बटे, क्या क्या हुआ है, कहाँ गए, क्या हुआ है? नूरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने याद फरमाया। देखें, सूबे खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं और कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है। केपीके का अपना एक टेम्परामेंट है, वो इलेक्शंस में किसको इलेक्ट करता है और किस तरह उनके यहाँ गवर्नमेंट बनती है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि केपीके का टेम्परामेंट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है तमाम सूबों से। अब इसका मवाजना जो है आप मवाजना अगर करना चाहें तो आप देखें कि अमीर अतर खान होती साहब चीफ मिनिस्टर केपीके थे जी, और ये महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर थे। आप अंदाजा लगा लें उस वक्त की डेवलपमेंट्स और अभी की डेवलपमेंट। इससे पहले परवेज खटक साहब सीएम थे और अकरम खान दुरानी साहब सीएम थे। उन दोनों का मवाजना कर लें, आपको ये दोनों डिफरेंसेस इतने क्लियर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये बिलियन टी सुनामी के पैसे कहाँ हैं, वो कहाँ हवा में चले गए, किसी को नहीं पता। बीआरटी कहाँ चला गया। मेगा करप्शन स्कैंडल जितने भी हैं ये सारे आपको इस सूबे में मिलेंगे। 10 साल से ये हुक्मरानी कर रहे हैं और हैरान कुन बात ये कि सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है। पॉलिटिकल आदमी जो होता है, पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर जो होता है, पॉलिटिकल जमात का ऑफिस बेरर जो होता है, वो सारा वक्त अवाम में रहता है। उसको अवाम की नफ्स, अवाम की जुस्तजू, अवाम के गम खुशी, उसके अंदर वो आपको नजर आएगा और दिखाई देगा। मगर ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं ये, और ये नॉन सीरियस कैरेक्टर्स है। आप ये देखिए, ये अजीब इनका फिनोमेना है कि इनकी हुकूमत गिराओ तो भी ये खुशी नाच रहे होते हैं, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कल कहा, और अगर इनकी हुकूमत बना दो तब भी ये नाच रहे होते हैं। इनको खुद नहीं पता होता कि इनके अंदर खुद किस किस्म के जज्बात है, क्योंकि सेंस नहीं है, पॉलिटिकल सेंस नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप असद कैसर साहब जब सूबाई कौमी असेंबली के स्पीकर थे, आप उस आखिरी महीने के अंदर जरा अपॉइंटीज देखें कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, किन किन लोगों को क्या क्या ग्रांटें दी हैं, किन किन लोगों को फौरन परमानेंट किया है। अपने जो आदमी आता है अपने मोहल्ले और अपने जमात, अपने इर्द गिर्द जो इतराफ में उनके जो फैसिलिटेटर्स होते हैं उनको भर्ती कर देता है। मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है इस वक्त केपीके के अंदर, आप ये अंदाजा लगाएं इस बात से। तो सूबे का हाल, सिक्योरिटी का ये हाल है, जिस तरह अभी बहन ने फरमाया कि ना ये किसी नमाज जनाजा में जाते हैं, ना किसी गम में जाते हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ। ये नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं
नेक्स्ट इलेक्शन जो भी आएगा इंशाल्लाह ताला, अब जो होगा। साहब, ये जो फैसले जाते जाते किए, जैसे असद कैसर साहब ने आपने का अपॉइंटमेंट्स किए, इन्होंने असातिज़ा को परमानेंट किया, बहुत से ऐसे फैसले थे जो पेंडिंग थे वो आखिरी दिन उन्होंने कर दिए। लगा ये कि बहुत से लोगों को खुश करने की कोशिश की, बहुत से तबादले तकरीर कर दिए, तो ये स्टैंड करेगा ये लीग, ये आगे केयर टेकर में ये सारे नोटिफिकेशन और आखिरी दिन के फैसले, और इसमें जो बजट भी मंजूर हो गए, हाईवे अथॉरिटी के बजट मंजूर हो गए और ये सब कुछ हो गया, ये स्टैंड करेगा? विल इट स्टैंड? बस ये आपको अभी बहन ने बताया, देखिए समर बलोर ने आपको कहा कि ये इलेक्शन कैंपेन करके गए हैं अपनी, और बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये बिल्कुल इसी तरह इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने, इनके पास कुछ है तो नहीं दिखाने के लिए। आप मुझे बताएं ना कि जितनी भी इनकी पाकिस्तान तहरीक इंतशार की जो 10 साल पॉलिटिकल कैरियर है सूबे के अंदर, उसके अंदर इनके पास कुछ दिखाने को है कि हमने ये किया है? कुछ नहीं है इनके पास दिखाने को। अब आप ये देखें, इनके MNAs और MPAs जो हैं, ये खुद जो है पहले भत्ते लेते थे, अब इनको भत्ते देने पड़ रहे हैं। तो ये बेसिकली अल्ताफ हुसैन का सेकंड ग्रुप तैयार हो गया KPK में। अल्लाह ताला इनसे हम सबको बचाए। अच्छा, ये अल्ताफ हुसैन का सेकंड ग्रुप आप कह रहे हैं इसको, ये बड़ी बात है राणा साहब, जो ये बत्ते ले रहे हैं ना, ये हाँ, पहले बत्ते ले रहे थे, अब इनसे बत्ते मांगे जा रहे हैं। सही सही। अच्छा समर साहब, आपका ये ओपिनियन, आपने ये देखा एजेंडा ये कैबिनेट का, तो आप ये क्या सबको खुश करने की कोशिश हुई है? ये फंड्स का बंदरबाट हुआ है, क्या हुआ है? ये इसमें जमीनों की मंजूरी में ये बुलेट प्रूफ व्हीकल्स भी हैं क्या? ये किस तरह से और क्या किस SOP के तहत ये सब चीजें हुई हैं आखिरी दिन में? देखिए जी, ये मिक्स्ड बैग ऑफ थिंग्स था। ये इस तरह था कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो इन्होंने तरमीमें या जो भी पास की हैं, वो जो बिलियन ट्री सुनामी में कंफर्म, जो हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑपोजिशन ने पकड़ी है, हम स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बनू गए, हमने वहाँ पे विजिट किया है। बिलियन ट्री सुनामी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल्स इन द हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और बिलियन ट्री सुनामी में अपने ट्रैक्स कवर करने के लिए इन्होंने ये तरामीम की हैं। आधे जंगलात में इन्होंने आगे लगा दी, अगर आपको याद हो चंद माह पहले, और जो बच गए थे वहाँ पे इन्होंने लॉज को रेगुलेट कर दिया है। बाकी जो असातिज़ा की इन्होंने जो अपग्रेडेशन की है, जो प्रेस क्लब्स में इन्होंने पैसे बांटे हैं, ये एक पॉलिटिकल ब्राइब आप इसको कह सकते हैं कि जाते जाते ये अपनी तरफ से जो लोग इनसे नाला थे उनको ये खुश करके गए हैं। और सियासी संजीदगी या गैर संजीदगी का मुजाहरा इनका ये है कि केयर टेकर सेटअप के लिए, केयर टेकर CM के लिए इन्होंने बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का नाम प्रपोज किया है। एक इतना मुतनाज़ा आदमी जो कल तक आपकी कैबिनेट में बैठा हुआ था, कैबिनेट मेंबर था, एक 1 पार्टी रूल था, उसको आप कैसे केयरटेकर सेटअप पे नॉमिनेट कर सकते हैं? फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ ऑपोजिशन बैठती नहीं है, हमारे साथ ये मुज़ाकरात नहीं करते, हमारे साथ ये बातें नहीं करते। ये बातें करने वाले लोग हैं, इनके साथ कोई बात कर सकता है किसी पॉलिटिकल प्रोसेस पे? आप बताएं। एग्जैक्टली, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नुरानी साहब भी साथ हैं, समर साहब भी साथ हैं। डिपार्टमेंट का तस्करा हुआ है तो आपके सामने कुछ अहम इंकशाफात ऑडिट रिपोर्ट से करेंगे कि किस तरह जंगलात की ज़मीनों पर कब्जे हुए, उससे सरकार को यानी कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा, कहाँ कहाँ हुए, कैसे हुए, इनकी तफसीलात भी रखेंगे। आपको इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहे हैं। आपसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात हुई थी, कैबिनेट का इजलास हुआ, फॉरेस्ट रूल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी मंजूर हुए। लास्ट जाते जाते कितने कब्जे हुए, इलिसिट जो आप कहा जाए इलीगल तरीके से दरख्त की कटाई हुई, फिर इंक्रोचमेंट हुई ज़मीनों की, इस बारे में एक इंक्वायरी रिपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही मुरतब की थी 4 मार्च 2020 को खैर पख्तूनख्वा के। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी ये स्पेसिफिकली मनख्याल के जो फॉरेस्ट हैं इनके हवाले से थी। इसमें मुख्तलिफ जगहों का जिक्र था कि कहाँ कहाँ कब्जे हुए हैं और इन कब्जों की डिटेल्स ही मौजूद थी। बताया गया था इस रिपोर्ट के अंदर साल 2020 में कि खैर पख्तूनख्वा के अहम तरीन जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उन पर कब्जे हो चुके हैं, और उन कब्जों की तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 100 एकड़ की ज़मीन ऐसी थी जो कब्जा हो चुकी है, और ये गैर कानूनी तौर पर हुई थी। इसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया, जो कि डिविजनल ऑफिसर थे, उन्होंने ये तजवीज़ की थी कि उन तमाम अफसरान जो इसमें मुलव्विस हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं या वो हाजिर सर्विस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, अकॉर्डिंग टू द END रूल्स कार्रवाई की जाए।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद ये 2021 में ऑडिट के अंदर आई, ऑडिट ने इस पर एतराज़ात उठाए कि कब्जा हुआ है, सरकारी खजाने को नुकसान है, कौमी खजाने को, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर दोबारा ऑडिट में आई, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। 2020 से ये बार बार ऑडिटर्स ने भी उठाया आवाज पर आवाज, और साथ साथ इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो इंक्वायरी हुई थी उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एबटाबाद में भी 123 एकड़ अराजी जो फॉरेस्ट की जंगलात की थी, इस पर कब्जे की तफसीलात वहां के डिविजनल ऑफिसर की ऑडिट अकाउंट्स में पता चला, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। और यहां पर भी इस जमीन को रिकवर नहीं कराया गया हुकूमत की तरफ से, और इस जमीन के ऊपर एबटाबाद के अंदर बहुत से होटल्स या कमर्शियल चीजें बन चुकी हैं, और ये भी इस तरह से मामला चल रहा है। तो जमीनों की बंदरबाट जो हम सुबह सिंध में सुनते थे कि ये हो गया वो हो गया, ये भरपूर तरीके से खैर पख्तूनख्वा में हुआ है और जंगलात की जमीन के साथ हुआ है। नूरानी साहब, क्या इन पर कोई इंक्वायरीज होंगी? नैब बैठे, एंटी करप्शन बैठे, क्या होगा? क्योंकि कोई और पार्टी होती है तो हुकूमत होती है, अब तक तो नैब गिरफ्तारियां कर चुका होता, ये तो 2020 से रिपोर्टें दबा के बैठे रहे। नूरानी साहब देखें, ये नैब की क्या करेगी, ये इन्होंने तो खुद अपने नैब के चेयरमैन से, पब्लिक अकाउंट कमेटी से, हर चीज से अपने लोगों को मुस्तफी हो गया। नैब के लॉस को तो ये बांधे, वरना तो मानते ही नहीं है। ये तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो नैब को जितने कानून है उस पर उनके ऊपर अमल दरामद हुआ है, मगर इनके सूबे के अंदर परवेज खटक साहब को नैब कब से ढूंढ रही है। मगर मजाले जो इनको इंक्वायरी हुई, और इनके जो जितने MPAs हैं, MNAs हैं, सबके पीछे नैब थी, मगर इन्होंने सबकी फाइलें बंद करके रखी थी। नैब को इंस्ट्रक्शन से बनी गाला से कि इनके किसी आदमी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथ ना लगाया जाए। टारगेटेड इन्होंने 2 बंदे रखे थे इन्होंने अपनी जमात में, अलीम खान को और जहांगीर तरीन को किस तरह इन्होंने नैब के हवाले से करके FIA के थ्रू साइड लाइन करना है। बाकी जो इनके फेवरेट्स थे उनमें से किसी के ऊपर भी नैब पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो बेसिकली इनकी जो करप्शन है, ये तो जब सूबे में गवर्नमेंट जब चेंज होगी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जब चेंज होगी, तो एक जमहूरी अंदाज में जब इनके ऊपर इंक्वायरीज आएंगी तो इनको पता लगेगा कि इन्होंने क्या क्या, लोगों को पता लगेगा इन्होंने जो करप्शन की तारीख के पाकिस्तान की तारीख में वो करप्शन आपको नहीं मिलेगी। आप वेट एंड सी, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह KPK में जब गवर्नमेंट बनेगी, आप देखिएगा इनका किस तरीके से सफाया होगा वहां। लेकिन सर, नेक्स्ट गवर्नमेंट आके एहतसाब करेगी, यानी इलेक्शन से पहले एहतसाब नहीं होगा। ये जो उन्होंने कर दिया, जो हुआ, वो सब बंद हो जाएगी, फाइलें, क्या होगा? देखें, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है। अब आप मुझे बताएं, कानून जो वहां पे इस वक्त जो मौजूद है वो पूरे पाकिस्तान में लागू होता है, मगर इनके ऊपर क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनके कंट्रोल में नहीं है। अब अगर केयर टेकर सेटअप इस तरह बन जाए कि जो कि बैलेंस्ड हो और इंसाफ पे अमल करता हो, तो जिसने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन ऐसा, अच्छा, अब आपको लगता है कि नैब जो पुराने केसेस दबे हुए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हुए हैं, BRT और दीगर, उधर कुछ होगा कार्रवाई, या नैब अभी भी हल्का हाथ ही रखेगा नूरानी साहब इनके ऊपर? मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई जी। लोगों को पता लगना चाहिए किस तरह इन्होंने लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, लोगों की किस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन की, लोगों को किस तरह इन्होंने अखलाकी तौर पे लोगों के जनाजे निकाले, लोगों को चोर कह के लोगों की घरों में अंदर, यानी इनको कहा कि शादियों पे ना बुलाओ, इनके खिलाफ एहतजाज करो, यानी ये सब चीजें इन्होंने वो हरकत की जो हमारे माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के किसी माहौल के अंदर ये इस तरह गुंजाइश नहीं है, मगर इन्होंने वो काम किए हैं। तो इनके खिलाफ तो होनी चाहिए जी इंक्वायरियां, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, वैसा आपने क्योंकि केटे का सेटअप का बात बताई है, तो सियासी तौर पे भी आप आगाह हैं, आप इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर भी शामिल होते हैं। ये बताएं कि क्या इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब तो कह चुके हैं कि एक उन्होंने सहाफी से बात करते हुए कहा था इलेक्शंस, हंसते हुए कि इलेक्शंस नहीं होंगे। होंगे इलेक्शंस 3 महीने में खैर पख्तूनख्वा असेंबली के, या नहीं होंगे? नहीं, KPK की असेंबली के लिए नहीं कहा उन्होंने, वफाक के लिए कहा। उन्होंने 2 सूबों का जिक्र किया था, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे तो इलेक्शन नहीं होंगे, 2 सूबों में इलेक्शन होंगे अप्रैल में। तो उन्होंने ये फरमाया कि रहमान साहब ने कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे PDM ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। ये तो 35 निशिस्तों वाली बात है ना उन्होंने साहब, जो 35 निशिस्तों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उससे पहले जब निशिस्तों से पहले, इस्तीफों से पहले पूछा गया था कि क्या इन 2 सूबों में इलेक्शंस होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन नहीं। इस तरह उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था कि उन्हें इलेक्शन नजर नहीं आते। तो इलेक्शन होंगे या केटे का सेटअप जी? मेरी जाती राय में नहीं होंगे। नहीं होंगे, अच्छा। नहीं तो क्या होगा, क्या फिर क्या होगा उन्होंने साहब? कोई रास्ता कानूनी आईनी क्या होगा? देखिए जी, इलेक्शन का इस वक्त इन हालात में इलेक्शन जो ये हर करके गए, मैं तो समझता हूँ पहले इनका एहतसाब होना चाहिए जी, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। इन्होंने, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग,
इनकी जब खाते खुलेंगे ना, आप यकीन करें ज़लज़ले के झटके से कम नहीं होंगे। मैं आपको तस्दीक से बता रहा हूं, इनके जब खाते खुलेंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या क्या इनके खाते खुलेंगे। और ये जो अभी आपको जो थोड़ा बहुत नजर आता है कि जो हीरो की और तोशा खाना, ये सब आपको फिर छोटी छोटी चीजें नजर आएंगी। आप कहेंगे यार ये तो कुछ है ही नहीं फिर। कि आप ऑन अ सीरियस नोट, अगर इनकी अगर इनकी मेरिट के ऊपर इंक्वायरी करें, मैं ये नहीं कहता कि जी एनपी की डिमांड है तो जेयूआई की है तो पीडीएम की है तो उसकी है तो इसकी है, सब जमातों को छोड़ के एक मेरिट के ऊपर इंक्वायरी करें, इनके खाते खोलें, आप देखिएगा आप हैरान हो जाएंगे कि इनके खाते खोल के मैं कहता हूं ज़लज़ले के झटके टाइप की एक सिचुएशन होगी जब आप इनके खाते खोलें। इन्होंने तो कोई चीज छोड़ी नहीं है। ये तो आप तो बड़ी करप्शन की बात करें, ये ज़हनी तौर पे इतने बीमार है कि 5-5 और 15-15 रुपए की करप्शन भी की है इन्होंने। जो गरीब लोग इनके दफ्तरों में काम कराने आते थे, 5-5 और 15-15 हजार रुपए तक की जेब से पैसे निकाल के करप्शन जेब में रख लेते हैं। एमपीएज, एमएनएज और इनके जो सिटिंग काम कराने वाले जो इनके काउंसलर्स हैं, चेयरमैन हैं, यूसीजे, ये सब इस किस्म के काम है इनको। सही। अच्छा, इनकी करप्शन की तो पूरी आप समझे, आप अगर इनकी कहानी लिखे ना तो अव्वल से करप्शन से शुरू होगी और आखिर भी इनकी करप्शन पे खत्म होगी। सही। तो आप कह रहे हैं ना ज़लज़ले के झटके आएंगे। समर साहब, ये जो इधर हुआ है सैलाब ज़दान के साथ हुआ, मुतासिर के साथ अलग हुआ, जंगलात में अलग हुआ, और जंगलात की जो रिपोर्ट सामने आई है ये 2020 से आई हुई थी सामने। जंगलात के साथ भी ये सुलूक हुआ, जमीनों पर कब्जे हुए इनकी हुकूमत में और कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि अपनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने रिपोर्टें दी कि इस पर कब्जा हो गया, आप इसे छुड़ाएं। नहीं छुड़ाया गया कब्जे को। समर साहब देखिए जी, ये वो हुकूमत है जिन्होंने आके खैबर पख्तूनख्वा में नैब का जो प्रोविंशियल विंग था वो बंद कर दिया, क्योंकि ना कोई बैठे, ना कोई हमारी चौकीदारी करे और ना हमें, जिसको आजकल की ज़बान में कहते हैं, रसीदें दिखानी पड़े। ये वो लोग हैं। आप तो जंगलात की बात करें, जो मैंने आपको कहा था कि इनकी टेन्योर का सबसे बड़ा स्कैम होगा, लेकिन जो हालिया फ्लड्स आए थे उसमें अगर आप देख लें कि स्वात रिवर के इर्द गिर्द ये सारी इंक्रोचमेंट थी, जो होटल सारे वाइप आउट हुए हैं और जिसको हमने फिर पूरे सूबे में इतनी तबाही आई है, आज दिन तक वो लोग वापस रिहेबिलिटेट नहीं हुए। ये इनकी इंक्रोचमेंट की पॉलिसी की वजह से है। यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर महमूद खान का होम हल्का है। हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि फेज 1 में इंटायरली पीटीआई वाइप आउट हो गई थी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, इन्होंने सारी तरामीम करके अपने बनाए हुए एक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो हमारे लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदगान हैं, मेयर्स हैं, चेयरमैन हैं, जो सब वोट लेकर आए हैं, उनको सूबे में कोई माली इख्तियार नहीं दिया गया। 1 साल से ज़्यादा उनके टेन्योर का गुजर गया है, वो भी सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। तो जैसे मेरे भाई ने कहा है, ये टेन्योर है कि अगर इसमें पहले एहतिसाब और फिर इंतखाबात हो जाएं तो बहुत बेहतर होगा। लोगों को मुतवज्जह करना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने क्या क्या काले करतूत किए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी कर दूं कि अवामी नेशनल पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार भी है और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कॉल करेगा, हम इंतखाबी मैदान में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब आपका भी और ओवैस नोए साहब का, आप दोनों ने ज्वाइन किया और अपनी एनालिसिस भी दी और साथ साथ पार्टीज का मौकिफ और मजमूई तौर पर जो आपकी जो पॉलिसीज हैं वो भी आपने शेयर की, तबसरा किया हालात के ऊपर, खैर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने आएंगे इस गुफ्तगू को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि किस तरह से खैर पख्तूनख्वा में माली मुश्किलात बढ़ती गई और माली मामलात को बिल्कुल सही तरीके से या नाकिस तरीके से हैंडल किया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में थी और ये ऑडिटर जनरल ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा। इसी तरह से ये भी आपके सामने रखा कि किस तरह जो जंगलात की ज़मीन थी उस पर कब्जे हुए और उस कब्जे को ना छुड़ाया गया बल्कि अपनी रिपोर्ट्स जो इंक्वायरी आई उनको भी दबा लिया गया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। आपके सामने हाजिर होते रहेंगे इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेकर। देखते रहेगा।